हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड 2016 टू 2021 क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। हमने आपके बेनिफिट के लिए एक DU एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट भी ड्राफ्ट की है सो दैट आपको उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे सारी क्लासेस एक जगह पे मिल पाएँ। साथ ही साथ 2016 टू 2021 के क्वेश्चन पेपर की PDFs आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब देखो, हमारा एक प्लान है जहां हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2011 टू 2021 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं एग्ज़ाम के, उसमें वो क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं उन पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड है ना वो रिपीट करते हैं। चाहे तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा, सेम फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछेगा या सेम क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ लेता है। तो हमने पहले भी बताया हुआ है कि 2011 टू 2014 का जो क्वेश्चन पेपर है वो अब इतना रेलेवेंट नहीं है। रीज़न बिंग, अब जो पेपर सेट होता है वो बाय NTA होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो थोड़े क्वेश्चन के लेवल हाई होते हैं। इसीलिए हमने 2015 टू 2021 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए, उसके पहले के कोई क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं किए। बट जो मैथ्स के क्वेश्चन है या जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, स्टैट्स के क्वेश्चंस हैं, अकाउंट्स के क्वेश्चंस हैं, वो आप देखोगे ना तो वो रिपीट करते हैं। तो हम ईयर वाइज हम 2021 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे करके अप टू 2011 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, चाहे मैथ से रिलेटेड हो, चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे स्टैट से रिलेटेड हो, सब हम डिस्कशन करेंगे। तो कम्प्लीटली आज का हमारा सेशन 2021 के क्वेश्चन पेपर पे ही होगा, जहां हम लोग हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? अच्छा, हमने ऑलरेडी 2021 का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया है, वहाँ पे भी हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बट कुछ डिस्कस किए थे, कुछ के आंसर अपलोड किए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम है जिनके आंसर्स अपलोड किए हैं एंड कुछ क्वेश्चंस हमने तब स्किप कराए थे। तो आज हम लोग पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन एक जगह पे देखने वाले। तो चलो जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, रोहन लिमिटेड हैज बॉट अ पीस ऑफ मशीनरी बिफोर इंश्योरिंग दैट द मशीन इज अ कंडीशन ऑफ ऑपरेशन फॉर द इंटेंडेड पर्पस इट ऑपरेट्स अ ट्रायल रन। In this trial run, the machine produces 5 units of product at the rate ₹99 per piece. The fair market price of such product being standard is ₹119 per piece, but these products being extremely substandards are sold in the market at the rate ₹33 per piece. The amount of cost to be added to the machinery for initial recognition. अब देखो, ये कह रहा है कि आपने एक मशीन तो परचेज की, अब ये इंश्योर करने से पहले कि जिस पर्पस के लिए मशीन खरीदी है उस पर्पस के लिए मशीन काम कर रही है या नहीं, आपने पहले ट्रायल रन लिया। ठीक, अब इस ट्रायल रन में आपने 5 यूनिट बनाई और हर एक यूनिट की कॉस्ट आपको पड़ी ₹99 की। आप ये मान रहे हो कि अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता तो मार्केट में इसकी फेयर मार्केट प्राइस कितनी है? 119। मतलब जिस चीज़ को हमने बनाया ₹99 पे, वो बिकेगी कितने पे? 119 पे। क्लियर? बट क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत लो स्टैंडर्ड बने हैं, इसीलिए मार्केट ने इसकी रेट कितनी कैलकुलेट की? ओनली ₹33। मतलब बनाने की जो कॉस्ट आ रही है 99 आ रही है और बेचने की कितनी आएगी? सिर्फ 33। तो लॉस होगा ना आपका? सीधे सीधे यहाँ लॉस दिख रहा है या आपको कॉस्ट दिख रहा है? क्लियर? तो वही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि द अमाउंट ऑफ कॉस्ट टू बी एडेड टू द मशीनरी फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन। तो 5 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आई थी? 495 एंड जो रिकवरी होने के चांसेस है वो सिर्फ कितनी है? ₹33 पर यूनिट, दैट इज 165। तो इसका जो डिफरेंस है ना वो आ रहा है ₹330 और यही हमारी कॉस्ट ऐड होगी इनिशियल रिकॉग्निशन में। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट्स ऑफ आत्मा लिमिटेड फॉर द ईयर 2021 1920, इस तरीके से 5 साल के, देखो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का नेट प्रॉफिट दिया हुआ एक पर्टिकुलर कंपनी का। ड्यूरिंग 2021 द कंपनी इनकर्ड 7 लाख एंड 3 लाख ऑन फ्री एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एंड द फैमिलीज रिस्पेक्टिवली अंडर CSR प्रोजेक्ट्स। अब सबसे पहले समझो कि CSR क्या होता है, फिर इस कॉन्सेप्ट पे बात करने का मतलब होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ना
हर एक कंपनी पे एप्लीकेबल होगी, बट एप्लीकेबिलिटी के लिए एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। अगर उनमें से कंपनी कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है ना, तब उसको CSR दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करना होता है। सबसे पहला, अगर कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में कंपनी पे CSR एप्लीकेबल होगा, या कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या लास्ट जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस पे कंपनी पे क्या लगेगा, CSR एप्लीकेबल होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में ना तो नेटवर्थ दिया हुआ है ना ही टर्नओवर दिया है, बट क्या नेट प्रॉफिट दिया है? हाँ दिया है। और नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का दैट इज 2021 का कितना है? 25 करोड़, जो कि 5 करोड़ से ज़्यादा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी पे, आत्मा लिमिटेड पे, CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी। तो इस कंपनी पे सबसे पहले तो CSR एप्लीकेबल है। अब CSR की क्या लिमिट है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, पर पहले देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। स्टेट द शॉर्टफॉल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन CSR एज पर कंपनीज। आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने कितना CSR कम मेंटेन किया है। सबसे पहले यहाँ समझो कि जो CSR है उसकी कितनी लिमिट है। उसकी लिमिट है 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग the 3 immediately preceding financial year। मतलब preceding financial year छोड़ के उसके पहले के जो 3 साल हैं उसका आपको एवरेज नेट प्रॉफिट निकालना है और उसका 2% कैलकुलेट करोगे तो CSR आएगा। मतलब यहाँ देखो जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर था वो कौन सा था? 2021 था। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर छोड़ के जो इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, मतलब इस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब कौन कौन सा हो गया? 1920, 1819, 1718, इन तीनों के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो। जो भी प्रॉफिट होगा उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 और इस पोर्शन का 2% कैलकुलेट करो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? CSR की। क्लियर। क्वेश्चन में देखो 2021 का तो हमें प्रॉफिट लेना नहीं है, हमें प्रॉफिट लेना है 1920, 1819, 1718 का। तो 20 करोड़, 15 करोड़ और 10 करोड़। तो CSR कितना हो जाएगा बेटा? 2% किसका? 20 + 15 + 10 करोड़ के एवरेज का, और इसका एवरेज आएगा 15 करोड़। तो 15 करोड़ का 2% कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 0.30 करोड़, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो CSR कैलकुलेट करके आएगा वो 0.30 करोड़ आएगा और 30 लाख आएगा। क्लियर। कि इस कंपनी पे कितना CSR एप्लीकेबल हो रहा है? 30 लाख। अब कंपनी ने भी CSR प्रोजेक्ट के लिए 7 लाख + 3 लाख निकाला है, बट देखो क्या लिखा है कि ये 7 लाख और ये 3 लाख फ्री एजुकेशन के लिए है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी एंड देयर फैमिली। जबकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए होता है, दैट इज़ आपने सोसाइटी को उतना सर्व किया है कि नहीं। ये तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को सर्व कर रहे हो, और अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयज़ की फैमिली को सर्व कर रहे हो ना, तो वो कभी भी CSR का पार्ट नहीं बनता है। मतलब कंपनी ने CSR के नाम पे ये जो 7 लाख और 3 लाख खर्च किए हैं, ये एक्चुअली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो पार्ट बनेगा ही नहीं। तो कंपनी का शॉर्टफॉल कितना है? पूरा का पूरा कंपनी का शॉर्टफॉल ही है, और कंपनी को ये पूरा मेंटेन करना पड़ेगा, इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। क्लियर। करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, ऑन 31 मार्च 2021 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, ₹198 करोड़। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व दिया है, CRR प्लांट रिवोल्यूशन रिजर्व। अच्छा, आगे लिखा ऑन 1 अप्रैल 2021 द कंपनी इज ऑफर्ड बाय बैक एट 20% ओवर द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? 25 रुपीज़। कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। बायबैक के कैलकुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि सोर्सेज ऑफ बायबैक क्या है, कहाँ कहाँ से आप अपने शेयर्स को बॉट बैक कर सकते हो। पहला, फ्री रिजर्व से कर सकते हो। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर सकते हो। तीसरा, जो भी आपने शेयर्स इशू किए हैं आइदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, उनके प्रोसीड से भी आप अपनी कंपनी के शेयर्स को बाय बैक कर सकते। जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्वेश्चन में बोला है ना,
मैक्सिमम परमिसिबल नंबर, बट पहले देखो लिमिट क्या है। लिमिट है 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। मतलब कंपनी अपने पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के 25% तक शेयर्स को बायबैक कर सकती है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मैक्सिमम परमिसिबल शेयर्स की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, दैट इज नंबर की, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स डिवाइडेड बाय जो भी बाई बैक प्राइस है उससे डिवाइड कर देंगे तो मैक्सिमम परमिसिबल इक्विटी शेयर नंबर आ जाएगा। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा सबको। अब देखो यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल में हम क्या क्या ले सकते हैं, इक्विटी शेयर्स लेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे और फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम लेंगे, जर्नल रिजर्व लेंगे। बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व नहीं ले सकते, सीआरआर नहीं ले सकते, प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं ले सकते। अच्छा, बायबैक प्राइस कितनी है, लिखा है कि बायबैक प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस से 20% ज़्यादा, और मार्केट प्राइस कितनी है, 25 रुपीज़ की हमारी मार्केट प्राइस है, मतलब इसका 120% ये बायबैक प्राइस होगी जो कि आएगा 30 रुपीज़। क्लियर। तो सीधे जो मैक्सिमम परमिसिबल इक्विटी शेयर्स नंबर होगा जो कंपनी बॉट बैक कर सकती है वो कितना होगा, 25% ऑफ ये इक्विटी शेयर्स हैं, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये जर्नल रिजर्व, होल डिवाइडेड बाय ₹30 पर शेयर। तो हम न्यूमरेटर को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ₹112.5 करोड़ और डिनोमिनेटर में तो ₹30 दिया ही हुआ है, और इसको फर्दर कैलकुलेट करने पे वैल्यू आएगी 3.75 करोड़। ये नंबर है क्योंकि रुपीज़ कट जाएगा, तो मैक्सिमम कितना कंपनी बायबैक कर सकती है, 3.75 करोड़, जो कि देखो गिवन ऑप्शन 2 में दिया है। नेक्स्ट, द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ अ मशीनरी एट 6,000 मशीन आर रन इज 1,12,000। अगर मान लेते हैं कि इफ इट रन्स फॉर 9,000 मशीन आवर्स इट विल इनकर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ₹1,48,000। व्हाट विल दिस कॉस्ट एट 12,000 मशीन आवर्स रन। सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मशीन 6,000 मशीन आवर्स चल रही है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कितना खर्चा आ रहा है, 1,12,000 का। अगर ये 9,000 मशीन आवर्स चल रही है, मतलब 3,000 घंटे ज़्यादा चल रही है, तो कॉस्ट आ रही है 1,48,000 की। सिंपली यहाँ पे कह रहा है कि अगर 3,000 मशीन आवर एक्स्ट्रा चला तो एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट आई, 36,000 की कॉस्ट आई एक्स्ट्रा। ना क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मशीन 12,000 मशीन आवर्स चले, मतलब अगेन 3,000 एक्स्ट्रा आवर्स चले, तो नो डाउट और कितने से कॉस्ट बढ़ जाएगी, 36,000 से कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 1,84,000। क्लियर, दैट इज करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, a material of 7,500 kgs was introduced in the process and expected loss is 8%, and if the actual output is 7,050 kgs then there is, यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे बेटा, प्रोसेस अकाउंट बना ले। सबको आता है बनाने, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी इन पैटर्न पे क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। हमारे पास इनपुट कितना दिया हुआ है, क्योंकि सिर्फ हमारे पास यूनिट्स दिया है केजी में, तो यहाँ हम सिर्फ केजी का कॉलम बना रहे हैं 7,500। जो नॉर्मल लॉस है वो कह रहा है कि 8% है ऑफ 7,500, जो कि कैलकुलेट करने पे आएगा 600। और आउटपुट कितना दिया हुआ है, एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है 7,050। अब हमें पता है कि यहाँ बोथ साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है, तो ये हो गया 7,650, तो नो डाउट डेबिट में भी कितना होगा, 7,650। टू अब नॉर्मल गेन, ये क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 150 यूनिट्स का, तो यही आंसर है। देखो करेक्ट आंसर होगा अब नॉर्मल गेन ऑफ 150 kgs। क्लियर। नेक्स्ट, अ कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 80,000 ऑन द सेल्स ऑफ ₹4 लाख इन पीरियड 1। इट्स प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 20,000 ऑन द सेल्स ऑफ 4,50,000 इन पीरियड 2। तो कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा, और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला सारे स्टूडेंट्स को पता है कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर हम ये कैलकुलेट कर ले तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे, बट ना तो हमारे पास क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया है ना पीवी रेशियो दिया है। तो देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। और देखो हमारे पास 2 पीरियड का प्रॉफिट भी दिया है और 2 पीरियड का सेल्स भी दिया है। क्वेश्चन में देखो हमारे पास फर्स्ट पीरियड का जो सेल्स दिया है वो कितना दिया है, 4 लाख, और सेकेंड पीरियड का सेल्स दिया है 4.50 लाख।
बल्कि प्रॉफिट कितना है, पहले है 80,000 और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इंक्रीज होगा बाई 20,000। बाई 20,000 मतलब 20,000 से, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 लाख। क्लियर। अब देखो पीवी रेशियो मतलब चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, तो बहुत सिंपली यहाँ पे कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। और जब आप पीवी रेशियो कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 40%। अच्छा, क्वेश्चन में अब हमारे पास पीवी रेशियो तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए। हमें पास देखो क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है कितना, 4 लाख एंड 4,50,000। हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया हुआ है कितना, 80,000 एंड 1 लाख। अच्छा, क्वेश्चन में हमारे पास पीवी रेशियो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला है ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला भी सबको पता होगा। अब देखो क्या हम पीवी रेशियो और सेल्स की हेल्प से कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे, पीवी रेशियो हमारा कितना आया, 40%, और सेल्स देखो पहले 4 लाख है, तो पहले 4 लाख की हेल्प से सेल्स की जगह 4 लाख रखना और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेना, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 1,60,000। फिर सेल्स की जगह 4,50,000 रखना, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 1,80,000। क्लियर। अब हमने कंट्रीब्यूशन क्यों निकाला ये समझो, क्योंकि सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करते हैं तो, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। क्लियर। अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, अगर हम कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कर दे तो क्या फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर। अब देखो 1,60,000 माइनस 80,000 कितना हो जाएगा, 80,000, और वैसे 1,80,000 माइनस 1 लाख कितना हो जाएगा, 80,000। अब आप बोलोगे कि मैम फिक्स कॉस्ट सेम आया, तो फिक्स कॉस्ट सेम ही आता है किसी भी लेवल पे। अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो वो हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। और इस क्वेश्चन में कितना आया, 80,000। अब क्या हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है 80,000 एंड पीवी रेशियो है 40%। तो सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आएगा 2 लाख। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2 लाख। नेक्स्ट, आप क्वेश्चन में देखो लिखा है द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 40, द मीन ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन इज 36 और लास्ट 8 ऑब्जर्वेशन का कितना है, 42 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन। इसमें देखो टोटल जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 15 है। अब इसमें देखो जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जो टोटल जो 15 का, ये पूरे के पूरे 15 ऑब्जर्वेशन का जो मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40। तो मीन कितना हो गया, 40। अब फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो है 36 और लास्ट 8 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो है 42। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, फर्स्ट 8 का दिया है, लास्ट 8 का भी दिया है, तो 8 दोनों जगह इंक्लूडेड है। हमसे पूछा है कि 8th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन, जो 15 ऑब्जर्वेशन का सम है वो कितना हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि मीन देखो सिंपली मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। हमारे पास मीन दिया है, हमारे पास एन दिया है, तो क्या हम समेशन एक्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। समेशन एक्स आया 600, टोटल जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 600 की। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सम है ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन वो कितना आएगा, मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 8, तो ये आ जाएगा 288। और सम ऑफ लास्ट 8 ऑब्जर्वेशन कितना आएगा, मीन कितना था 42 और 8 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो 336। अब देखो क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है कि टोटल जो समेशन आ रहा है, टोटल सम आ रहा है सारी 15 ऑब्जर्वेशन का वो कितना आ रहा है, 600, जिसमें से पहले 8 का 288 है और लास्ट 8 का 336 है। दैट इज इसको टोटल करने पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 624। होना कितना चाहिए, सिर्फ 600 चाहिए। और देखो यहाँ पे जो 624 है इसमें नो डाउट 8th ऑब्जर्वेशन 2 बार कैलकुलेट हुआ होगा। क्लियर। तो यहाँ जो इसका जो डिफरेंस आ रहा है 24, यही क्या होगा, 8th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होगी। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, suppose that approximately 15% of the people are left-handed. If 2 people are selected at random, what is the probability that one is right-handed and the other is left-handed? क्या कह रहा है कि 15% people क्या है, लेफ्ट हैंडेड है।
लेफ्ट हैंडेड कितने 15% दैट इज 0.15, तो राइट हैंडेड कितने हो गए बेटा 1 माइनस 0.15 दैट इज 0.85, ये राइट हैंडेड है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम दो लोगों को रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि एक लेफ्ट हैंडेड होगा, एक राइट हैंडेड होगा और एक लेफ्ट हैंडेड होगा। सिंपल है, अगर मान लो हम कह रहे हैं कि पहला लेफ्ट हैंडेड है तो दूसरा राइट हैंडेड होगा, प्लस अगर पहला राइट हैंडेड है तो दूसरा लेफ्ट हैंडेड होगा। दैट इज इसको जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 0.255, करेक्ट आंसर होगा 2। अच्छा, इसके अलावा मान लो इस क्वेश्चन में ये ना पूछता वन इज राइट हैंडेड एंड वन इज लेफ्ट हैंडेड, ना पूछ करके ये पूछता कि अगर मान लो दो लोगों को सेलेक्ट किया और दोनों ही राइट हैंडेड हुए तो प्रोबेबिलिटी सिंपली क्या हो जाएगी 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.85। वैसे अगर बोथ लेफ्ट हैंडेड पूछता तो 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.15। होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट द रेट 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज 25 रुपीज, इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर विल बी रुपीज। अब फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट हमसे क्वेश्चन में पूछा है, हमारे पास इंटरेस्ट दिया है सेकेंड ईयर का और पूछ कब का रहा है फोर्थ। सिंपली सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर टी। क्या हमारे पास सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है हाँ 25 रुपीज़, प्रिंसिपल नहीं दिया है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या, हाँ दिया है 4%, और टाइम दिया है हाँ, ये जो 25 रुपीज़ अर्न किया है ये कितने टाइम में किया है 2 इयर्स में। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू पी 1.04 टू द पावर 2। पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी, इतना डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल हम आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं कि 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.04 करोगे तो आंसर आएगा 1.0816। नाउ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 1.0816, दैट इज़ जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगी ना वो आएगी 23.1140। क्लियर। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आपको फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट अमाउंट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट। अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू दी पावर एन। अब देखो हमारे पास सारी वैल्यूज़ तो दी हुई है, प्रिंसिपल दिया ही हुआ है, हमने प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लिया, आर दिया हुआ है 4% और नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करना, 1.04 टू द पावर 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1.1698 और 1.1698 को मल्टीप्लाई कर देना 23.1140 से, तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आएगा वैल्यू आएगी वो आएगी 27.04। दैट इज करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज x is equal to 300 minus p square. It will have unitary price elasticity of demand at p equal to ₹1। अब ये क्वेश्चन भी देखो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे कह रहा है इट विल हैव यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब ईडी कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन में देखो हमारे पास जो वैल्यू दी है वो दी है x इज इक्वल टू 300 माइनस पी स्क्वायर। अब ये मान लेते हैं कि x क्या है, क्वांटिटी है, हम लोग क्वांटिटी को x से भी डिनोट करते हैं, और p क्या है, प्राइस है, ये क्या है प्राइस। तो सबसे पहले हम अगर इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय डी। स्मॉल में वैल्यू हमने ले ली, भले ये कैपिटल में दी है, आप स्मॉल में ले सकते हो। तो dx डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये सॉल्व करने पे आएगा -2p। डिफ्रेंसिएशन किया और कुछ नहीं, क्लियर। तो dx dt की वैल्यू कितनी आ गई, -2p। नाउ जो हमारा ईडी का, नाउ हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। अब ईडी कितना है 1, यहाँ माइनस साइन लेते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। अभी देखो हमने इसका कैलकुलेशन किया था कि dx डिवाइडेड बाय डी, ये जो हमने डिफ्रेंसिएशन निकाला ये कितना आ रहा है -2p, यही तो है। ये डेल्टा का साइन इस तरीके से भी लिखते हैं, डी के फॉर्म में भी लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई -2p मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस को हम ओरिजिनल प्राइस ही रखेंगे, और क्वांटिटी क्वेश्चन में दी हुई है, क्वांटिटी कितनी दी हुई है 300 माइनस पी स्क्वायर, ये गिवन है तो ये एज इट इज रख सकते हैं।
होपफुली इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। नाउ 1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2p², 2p² डिवाइडेड बाई 300 माइनस p²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 300 माइनस p² इज इक्वल टू 2p²। और हम कह सकते हैं कि 300 इज इक्वल टू 3p² क्योंकि इसको इधर ले गए, और p² इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 100। तो प्राइस कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 10, जो कि देखो गिवन ऑप्शन 4 में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा 10। क्वेश्चन नंबर 30, देखो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमने बताया हुआ है, हमने ये भी बताया हुआ है कि इस पैटर्न पे जब क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमने डिस्कस भी किया था, तब भी अभी टेस्ट सीरीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। ये वाला क्वेश्चन समझ लो, और जिस पैटर्न पे क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, उसी पैटर्न पे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब उसी सीक्वेंस में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप लोगों को कभी भी कोई डाउट नहीं होगा और अप्रॉक्स आप लोग का आंसर भी करेक्ट आएगा। क्वेश्चन में देखो कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है with a fixed cost of ₹2, its per unit cost when firm produces 7 units will be। तो x कितना दिया हुआ है, 7 यूनिट्स। हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है x यूनिट्स का, वो कितना दिया हुआ है, 3x प्लस 4 टू द पावर माइनस 0.5। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 4 टू द पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेशन करो, और इसका इंटीग्रेशन अगेन हम यहाँ डिटेल में नहीं बता रहे, बट जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 3x प्लस 4 टू द पावर 1/2। और एग्जाम में ना हमेशा इसी पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा जहाँ पावर माइनस रहेगा, बस आप उसको प्लस कर देना। तो इंटीग्रेशन के बाद ये वैल्यू आ गई किसकी, मार्जिनल कॉस्ट। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, तो पर यूनिट कॉस्ट नो डाउट किससे निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट से। तो एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट सिंपली क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट अभी हमने निकाला 3x प्लस 4 टू द पावर 1/2, और फिक्स कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 2। और हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3√3x प्लस 4, क्योंकि पावर कितना है 1/2, जिसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, प्लस 2। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है वो दी है x की 7 यूनिट्स दी है ना। तो यहाँ देखो एवरेज कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय n, जिसको हम x भी कह सकते हैं। क्या हमारे पास टोटल कॉस्ट दिया है, हाँ दिया है, 3√3x प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या n दिया है, हाँ दिया है 7 यूनिट्स। क्लियर। अब इस x की जगह भी हम क्या रखेंगे, 7 रख देंगे, तो हमारा एवरेज कॉस्ट कितना आ जाएगा, 3√3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4 प्लस 2, ये तो पूरा टोटल कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 7, और 3 मल्टीप्लाई बाय √25 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7। और हम कह सकते हैं इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आएगी, 15 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 और 17/7। टेस्ट सीरीज में जितने बच्चों ने ज्वाइन किया है उन्होंने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को भेजा है। हम इसीलिए बता रहे हैं कि इसी सेम पैटर्न पे अगर इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे तो सबके आंसर अप्रॉक्स सही आएंगे। क्लियर। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आ रहा है, बट अप्रॉक्स आंसर आप देखोगे ना तो सब में सेम आएगा। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन 2019 के पेपर में भी पूछा है, 2018 के पेपर में भी पूछा है, और हमने इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में इसी स्टेप टू स्टेप में सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 17/7। और देखो सारे गिवन ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में 7 दिया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। और इसी स्टेप से चलना हर एक क्वेश्चन के लिए जो कि इस पैटर्न पे दिया होगा। नेक्स्ट, अ मशीन कॉस्टिंग ₹C इज डेप्रिशिएटेड एट 100% per annum यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इट्स बुक वैल्यू आफ्टर 2 years विल बी। अब देखो क्वेश्चन में हमसे डेप्रिसिएशन का पूछा है, एप्रिसिएशन का नहीं पूछा है, तो सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, C1 माइनस R टू द पावर स्क्वायर। करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, कह रहा बिल ऑफ ₹5,000 डिस्काउंटेड बाय कस्टमर विथ हिज बैंक ड्यू आफ्टर 3 months। बैंक चार्जेस डिस्काउंटेड 12% पर एनम, कस्टमर विल गेट ₹। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बिल था 5,000 का जो कि ड्यू कब होगा, आफ्टर 3 months, और बैंक ने आज ही आपको पैसा दे दिया, तो नो डाउट बैंक जो डिस्काउंट काटेगा वो कितने महीने का काटेगा, 3 month का। तो 5,000 का बिल है और 12% पे डिस्काउंट हो रहा है, और वो आपको 3 महीने का डिस्काउंट काट करके देगा। तो इसका जब आप वैल्यूएशन करोगे तो कितना आएगा, ₹150। तो ₹150 वो क्या ले रहा है, डिस्काउंट ले रहा है,
तो डिस्काउंट का पैसा काट के बाकी जो बैलेंस पैसा है वो आपको दे देगा। मतलब 5,000 में से 150 काटेगा और बाकी पैसा बैंक आपको देगा। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड 4850। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, ये मैट्रिसेस पे है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस पे हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, बट हम इसका सोल्यूशन बता दे रहे हैं। और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स पे हमने डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी अपने चैनल पे किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो करने के बाद एटलीस्ट इस पैटर्न पे अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो बहुत ही ईजिली कर पाओगे। हमने एसआई के भी बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वो सब क्लासेस आप कवर करते जाओ सो दैट आपकी मैक्सिमम कवरेज हो जाए। हमने कॉइन ट्रिक भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, ए बी इज इक्वल टू बी ए निकालना है। देन ए बी विल बी, देखो जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस लाइन को इस लाइन से, इस लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये हमने अपने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की क्लास में बताया हुआ है। तो यहाँ देखो सिंपली ए बी इज इक्वल टू बी ए करना है। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये 3b हो जाएगा। यहाँ आएगा 2 प्लस 3b, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2a प्लस 15, और 1 4 को a और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a प्लस 20 इज इक्वल टू, अब ba अब रिवर्स करेंगे, 1a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 से तो ये हो जाएगा 2 प्लस a, देन 1a को मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 से तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4a, b5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 से तो हो जाएगा 2b प्लस 15, 2b प्लस 5, और फिर b5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 से तो ये हो जाएगा 3b प्लस 20। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, a और b निकालना है। इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी, इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, 2a प्लस 15 इज इक्वल टू 3 प्लस 4a। नो डाउट इसको और इसको हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम साइड है। ये हो जाएगा -2a इज इक्वल टू -12, और हम कह सकते हैं a की वैल्यू आएगी 6। वैसे ही 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 2b प्लस 5 होगा, 2b इज इक्वल टू 4 और b कितना आ जाएगा 2, तो 6 और 2 ये करेक्ट आंसर है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2 ना कि 1। अब देखो ये 2021 DU MCOM एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर में ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे जो कि होपफुली हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और इनकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, मगअप कर सकते हो कर लो। क्यों? क्योंकि सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने एग्जाम में। क्लियर? अच्छा, वैसे तो अब हम 2020 एंड इसी तरीके से अप टू 2011 तक के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बट अगर आप चाहते हो कि हम डिटेल डिस्कशन करें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट हमें पता चल सके कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी अनाउंस की हुई है, जहां हमारी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट भी हो चुकी है एंड 5 टेस्ट हमने कंडक्ट किए हैं 15 टेस्ट में। अब भी आपके पास चांस है कि आप ये दिल्ली यूनिवर्सिटी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। रीज़न बीइंग, जब आप टेस्ट सीरीज़ दोगे तो कहीं ना कहीं एक आइडिया आपको लग जाता है किस तरीके से 2 आवर्स में आपको टाइम पीरियड में कैसे आपको 2 आवर्स में अपना पेपर पूरा कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ जब आप क्वेश्चंस करते हो ना, तो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, नो डाउट वो टॉपिक आप तुरंत क्लियर कर लेते हो, और सेम टॉपिक पे आप देखोगे ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चंस कवर करता है। तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टेलीग्राम पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। अदरवाइज़ और उसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी हम आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। आज के क्वेश्चन पेपर की PDF ऑलरेडी अपलोडेड हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हम दोबारा से टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। एंड अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अच्छे कमेंट्स करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग 2020 क्वेश्चन पेपर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।